आप आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब से महाराष्ट्र के मुद्दे पर सामने आया है तब से सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की, जो लगातार महाराष्ट्र के मुद्दे पर जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासत इसलिए गर्मा रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे की सीएम पद की कुर्सी लगातार कहा जा रहा है कि जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ही उनसे ये कुर्सी छीनेगी। तो इन तमाम मुद्दों पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे को लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी उनसे सीएम पद की कुर्सी छीन लेगी। वहीं शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में रहता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो है 5 जज इस तमाम मुद्दों पर जो है फैसला ले रहे थे, लेकिन अब 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, आगे सुनवाई करती हुई नजर आएगी। तो इस पूरे मामले पर सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तब उन्होंने अपनी दलीलें पेश की और कहीं ना कहीं उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी फटकार लगाई है महाराष्ट्र के मुद्दे पर। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। दोस्तों, आज भाजपा को कई मोर्चों पर मात लगी है, मात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हारे हैं वो लोकतांत्रिक लड़ाई, नैतिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, एथिकल किसी भी मापदंड से आप गिन लें, हारे हैं वो। आज दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी लोकतंत्र की विजय हुई है। समाधान निकलेगा और लोकतंत्र पे जो हनन किया है बीजेपी सरकारों ने या बीजेपी भाजपा द्वारा नियुक्त एलजीज ने, उनको बहुत हद तक वापस संतुलित किया है इस निर्णय ने। भाजपा ने जो संघवाद पे सीधा हमला मचाया है दिल्ली में, उसको वापस संतुलित किया गया है। एलजी और गवर्नर्स के रोल, एलजी दिल्ली में, गवर्नर महाराष्ट्र में, उनके रोल पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। भाजपा के कहने पे, भाजपा के आदेश पे। आज इन सब चीजों से लोकतंत्र को किस प्रकार नहीं चलाना चाहिए, भाजपा की उस प्रवृत्ति को एक्सपोज किया गया है और एक प्रकार से एक बहुत उच्चतम स्तर पे भाजपा के एंटिक्स को, उनके मजाकिया व्यवहार को एक तमाचा लगाया गया है। दोस्तों, मेरा सौभाग्य था कि मैं इन दोनों केसेस में मैंने पैरवी की थी। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं कानूनी उस निर्णय में, वो पक्ष के पक्ष में है। जिन्होंने याचिका दी है उनके पक्ष में है। क्या बचा है इसके बाद? आपने उस निर्णय में यह होल्ड किया, 1 नंबर, कि जो व्हिप होती है वो राजनीतिक पार्टी वाली होती है, विधायिका पार्टी वाली नहीं होती है। 2, जो व्हिप सो कॉल्ड शिंदे फैक्शन ने जारी की है वो गैर कानूनी है। मैं दोहरा रहा हूं, गैर कानूनी, सीधा प्रत्यक्ष 5 जजों की खंडपीठ ने कहा है। नंबर 3, जो माननीय स्पीकर, और आप स्पीकर की बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड शिंदे फैक्शन को वैध माना है, उनको रिकॉग्नाइज किया है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। नंबर 4, राज्यपाल जी, माननीय राज्यपाल, इतने बड़े ओहदे के पदाधिकारी, उन्होंने जो निर्णय लिया कि आप फ्लोर टेस्ट करेंगे अमुक तारीख को, वो फ्लोर टेस्ट पूरी तरह से गैर कानूनी है। उनके पास कोई तथ्य नहीं थे ये फ्लोर टेस्ट का आदेश देने के लिए। अगर इन चारों चीजों को आप जोड़ दें तो मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि बचता क्या है? क्या ये राजनीतिक, कानूनी, नैतिक, कुछ भी कह लीजिए, एक तमाचा नहीं है? क्या जितने भी महानुभाव हैं जिनके नाम लिए गए निर्णय में, वो इस प्रकार की सस्ती राजनीति के शिकार नहीं हुए बीजेपी के कहने से? और अगर वापस श्री उद्धव ठाकरे को बरकरार नहीं किया गया, उसका महत्व बहुत कम हो जाता है।
जो मूल बात वो ये है कि इस निर्णय में लिखा है कि आपको माननीय स्पीकर जल्द से जल्द जो डिस्क्वालिफिकेशन की याचिकाएं पड़ी हैं, लंबित हैं, उनका निर्णय करिए। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं आपके जरिए। अगर माननीय स्पीकर विलंब न करें, सत्य का मार्ग लें, कानून और संविधान का मार्ग लें, और वो उठाते हैं इतने सारे लोगों की एक याचिका कोई भी, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा उनके पास कोई भी विकल्प है? संभव नहीं, उनको डिस्क्वालीफाई करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे विप के आधार पर एक्शन लिया है जो गैर कानूनी है, और एक ऐसे विप को इग्नोर किया है जो कानूनी है। तो अगर आप विप के उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑटोमेटिक होता है, इसका कोई डिफेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको एक भविष्यवाणी कर सकता हूं कि जो चाल चरित्र चेहरा आपने बीजेपी सरकारों का और बीजेपी के आदेश देने वाले उच्च पदाधिकारियों का देखा है, उसके अंतर्गत आदेश बड़ा स्पष्ट होने वाला है कि जितना विलंब कर सको करो, जितना अवॉइड कर सको करो, जितना निर्णय ऐसा करो कि निर्णय न हो वो करो, यानी निर्णय करने वाला निर्णय ये करो, क्योंकि निर्णय सिर्फ एक तरफ हो सकता है और गलत निर्णय करेंगे आपको चुनौती होगी उसकी। ये दुर्भाग्य है इस देश का, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो। अगर आप दिल्ली की तरफ चलें, वहां राज्यपाल थे, यहां एलजी हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो याचकों ने उठाया हो, उसमें से एक भी मुद्दा उच्चतम न्यायालय ने नकारा हो याचकों के विरुद्ध, सबको माना है। और इसकी एक मूल बात है जो मैं आपको बता दूं। दिल्ली की एक सृष्टि की गई सिर्फ यूनियन टेरिटरी की हैसियत से नहीं, इसकी सृष्टि की गई एक विशेष एंटिटी के आधार पर, जो एक संघीय फेडरल एंटिटी है, और सिर्फ एक ही ऐसी एंटिटी है भारत में जो संविधान के अंतर्गत बनाई गई है, और यूनियन टेरिटरीज को ऐसा विशेष स्थान नहीं दिया गया संविधान के अंतर्गत। इसका दूसरा कारण क्या था? इसका दूसरा कारण था कि अनुच्छेद 239 और इत्यादि इत्यादि जो हैं, AA एक्सेट्रा, उनके अंतर्गत आपको सबसे ज्यादा स्वायत्त मिले, ऑटोनॉमी मिले, स्वायत्तता मिले। नंबर 3, इसका उद्देश्य था कि आप लोकतांत्रिक गणतांत्रिक चुनाव के आधार पर जो भी अपना मत रखना चाहते हैं उसको रखें। ये तीनों चीजों को इस गैर कानूनी असंवैधानिक व्यवहार द्वारा बीजेपी की केंद्र सरकार ने नगण्य बनाने का प्रयत्न बार बार किया है। मूल मुद्दा यह है दोस्तों, आज एपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हो सकती है, परसों बीजेपी की सरकार भी हो सकती है, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार न हो। किसी की सरकार हो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या दिल्ली के ढांचे में वो स्वायत्तता मिलेगी जो हमारे संविधान निर्माताओं, इस प्रावधान के निर्माताओं का संपूर्ण और एकाकी उद्देश्य था। उद्देश्य तो बना दिया, लेकिन उसको हमने कार्यान्वित करने में पूरी तरह से नगण्य कर दिया। दिन प्रतिदिन वहां पर राज्यपाल, तो यहां पर एलजी ने हस्तक्षेप करके, असंवैधानिक हस्तक्षेप करके इस पूरे सिद्धांत को नगण्य किया है। उसको आज संतुलित रूप से हर पक्ष में, एनसीटी को जो विरोध कर रहे थे, एलजी का पक्ष, केंद्र सरकार के पक्ष को इस निर्णय ने निरस्त किया है। और ये दिल्ली की जीत है, दिल्ली के नागरिकों की जीत है, स्वायत्तता की जीत है, लोकतंत्र और गणतांत्रिक जो सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत आप एक विशेष संवैधानिक यूनियन टेरिटरी का नियंत्रण करते हैं, उसकी जीत है। और दोनों केसेस में एक बहुत बड़ा कानूनी, नैतिक, राजनीतिक, मौलिक तमाचा है बीजेपी में। वी हैव टुडे two historical, I would say, colossal judgments by the Supreme Court. They are judgments which have exposed the unholy, undemocratic, and ugly nature
the underbelly and the backbelly of the BJP. Today, friends, the BJP has lost on all fronts, on many fronts. Legally, morally, ethically, politically. And I am for the moment in this opening clubbing, but in particular for the people of Delhi, Delhi will not be run by a nominated LG or an LG controlled bureaucracy, but Delhi will be run by representative democracy. Friends, path-breaking and seminal would be relevant words for the two Supreme Court judgments. And I had the privilege of arguing them both. Let us briefly spend 3 or 4 minutes on Maharashtra. And I know that you will ask me about relief not given by restoration of status quo ante. But that's a wrong way to approach that judgment. Let me be very clear. First and foremost, friends, all relevant legal findings in Maharashtra case were in favor of the petitioners. And that is why I said that legally, morally, ethically and politically, the respondents have lost, even though status quo ante was not restored. What was it that was held? And I'm not here to give you a legal lecture, I'm giving you a few very important bullets. Number one, the whip by the so-called Shinde faction was held to be illegal. Number two, the recognition of that illegal whip by the speaker was itself illegal. Thirdly, the speaker's recognition of the entire Shinde faction was held to be illegal. I don't want to bore you with paragraph numbers. I am the speaker, I recognize this Shinde faction, the whole thing has been held to be illegal. Further, it is held that whips have to be that which is by a political party, not by a group of legislators, the so-called legislative wing. And finally, friends, the entire governor's decision has been declared illegal on the ground that it lacks relevant objective material. What more is left, I am asking you? Such high personages, governor, speaker, the current chief minister's faction, all have been castigated by legal findings against them. Now come to the other aspect which is being missed out. Clearly the judgment says that the speaker must decide the pending disqualification petitions expeditiously. I'm asking you, friends, if the speaker does not delay, if the speaker does not prevaricate, avoid or circumvent, if he decides the pending disqualification petitions, there is no other result possible except disqualification. Why do I say that? There is no other result possible because the actions which are complained of are in violation of the whip. They are in violation, if I may use the wrong word, of the Uddhav Thackeray group whip. And if it is in violation of that only legitimate whip, then obviously those people are disqualified. So now I believe and I predict, and I am very happy if I am proved wrong, the only game left to be played by those who have no shame is the game of delay. Because it is known that if it is taken up, there cannot be a defense to following, recognizing or acting upon an illegal whip and ignoring the political party's whip. Friends, that is why I said that this is the exposition of the unholy, undemocratic and ugly backbelly, underbelly of the BJP. Equally, friends, do not underestimate the NCT judgment. First and foremost, I want to make it clear, it is not about politics. Today the AAP is in power. Tomorrow the Congress may be in power.
In Delhi, I am now talking of NCT. Day after, even BJP may be in power without a central government of the BJP. The point today's judgment has made is that it's a victory for the people of Delhi, a victory for the recognition of the autonomy of Delhi, for the independence of Delhi. Why do I say that? Delhi is not only created as a union territory, but it's the only, I repeat the word, only entity which is given a constitutional special status under 239AA. It is the only entity, not other union territories. Now, the idea of that special status was that you would have autonomy to decide your own things. It doesn't matter whether today he is ruling, tomorrow you are ruling, day after he is ruling. But the idea is to give the people of Delhi a say in their own representative democracy. The judgment, I say, is a victory for the people of Delhi because the specially demarcated constitutional powers for a special territory like Delhi, the only one which has a constitutional status, is being restored largely. What had happened, friends, was that what the right hand of the constitution framers gave to Delhi by drafting 239AA, the left hand of the LG and a meddling central government BJP-led Sarkar took away. The right hand of those who enacted 239A gave you, the left hand of the LG and the BJP central Sarkar took it away. That has been righted. That imbalance has been corrected. That completely one-sided biased approach has been stigmatized and quashed. In particular, and the court has accepted our argument saying that if you are the supposed representative ruler of Delhi and you have no power over services, if he is a public servant and I have no power over him, what is he supposed to listen to? Will the public servant listen to a person who cannot appoint him, cannot transfer him, cannot make any recommendations about him? This is what the court has said, not me. And therefore, the important principle that apart from the excluded areas on which there is no dispute, as you know, land, public order, etc., etc., apart from that, you as an outsider cannot keep interfering every time. Therefore, this is another seminal judgment because, as I said, it restores representative democracy, it restores the autonomy and independence of Delhi and Delhiites, which was envisaged in our constitutional framers, and it gives some meaning and content to the unique special federal territory constitutional status of Delhi. तो सुना आपने अभिषेक मनु सिंघवी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज हुई है और कहीं ना कहीं धोखा देने का काम जनता को उन्होंने किया है। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।